मालकिन बहुत खूबसूरत थी, मगर किसी नौकर से बात ना करती। मैं छुप छुप कर उसे देखता। एक दिन मेरी चोरी पकड़ ली और बोली कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। मैंने सच कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। तब वो जो बोली, मैं खुशी से पागल हो गया कि अगर अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं हैरान हो गया जब वो मुझे शादी करने की जगह की बजाय एक बड़े कमरे में ले आई। 2 कदम अंदर बढ़ाते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम श्याम है, अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था और रोज़ ही मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करता था। पापा का तो कई साल पहले ही मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी मुझे अच्छे से पढ़ा नहीं पाई थी और यही वजह थी कि कोई अच्छी नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। घर में 2 ही आदमी थे, मैं और मम्मी। मैं गांव के चौधरी के घर नौकर के तौर पर काम करता था। मेरा और मम्मी का अच्छा गुजारा हो जाया करता था। मम्मी का कहना था कि अब मैं शादी कर लूं, मगर मुझे अभी ऐसा कोई शौक़ नहीं था। मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना था, उसके बाद ही मुझे कुछ सोचना था। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था कि जो बड़े होते ही शादी की रट लगा देते हैं। मेरा मानना था कि पहले इंसान जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, फिर शादी करे। और मुझे लगता था कि अभी मैं अपना और अपनी मम्मी का अलावा किसी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। इसलिए हम माँ को हर बार लड़की देखने से रोक देते थे, जिस पर वो कुछ वक्त के लिए गुस्सा भी हो जाया करती थी, मगर बाद में खुद ही समझकर मान भी जाया करती थी। मुझे अपने ही गांव में काम करते हुए बहुत साल हो गए थे, मगर मालिकों ने कोई मदद नहीं की थी। मेरे पापा भी उनके ही मुलाजिम थे और उनके मरने के बाद मुझे उन्होंने नौकर पर रख लिया था, मगर चंद पैसों के अलावा मुझे वहाँ से कुछ ना मिलता था और उन पैसों से तो हमारा गुजारा ही हुआ करता था। तो अपना अच्छा सा घर बनाने के पैसे कहाँ से आते। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरा एक सपना ही रह जाएगा कि हमारा एक अच्छा सा घर भी हो। चौधरी के यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे और वो सभी उसी में खुश थे, क्योंकि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। उससे आगे की ना तो उनकी ज़रूरत थी और ना ही उन्होंने कभी उससे आगे की सोच सोची थी। वो लोग बस इसी में खुश हो जाया करते थे और इसी बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन बड़े लोगों को होता था, जो कम पैसों में अपने बड़े बड़े काम इन बेचारे गरीबों से करवा लिया करते थे और वो भी खुशी खुशी ये काम करने को तैयार हो जाया करते थे। गलती उनकी भी नहीं थी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होता था और फिर गांव देहात में नौकरियां तो होती ही नहीं, और अगर हो भी तो एक अनपढ़ और जाहिल को कौन रखता है काम पर। उनके लिए तो यही मजदूरी रह जाती है, जो उन्हें कम पैसों में भी करनी पड़ती है। बस यही सोचकर यहाँ के लोग भी कुछ ना बोलते और चौधरी इस बात का अच्छे से फ़ायदा उठाते थे, मगर मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल करता था यहाँ से कहीं और चले जाने का। इतने साल से मैंने और पापा ने उनकी नौकरी की थी, मगर बदले में क्या मिला था। एक अच्छा मकान तक ना बनवा कर दिया था उन लोगों ने। मगर मैं जब भी कहीं जाने की बात करता तो मम्मी मुझे मना कर दिया करती थी। उनका कहना था कि वो कम में ही खुश हैं, मगर अपने बेटे के साथ तो हैं ना। और हर बार उनकी इसी बात की वजह से मैं अपना फ़ैसला बदल लेता था। मगर अब जो हुआ था उसके बाद तो मुझे फ़ैसला करने में आसानी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैं फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी थी, मगर जब वो दवाइयाँ ख़रीदने गया तो पता चला कि वो काफ़ी महंगी हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने चौधरी साहब से बात की कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, उसे जाने दो, क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खर्चा करते हो।
कुछ ही दिन की मेहमान है, बस वैसे ही कुछ दिन का दवा ले लो। कोई कैसे किसी की मौत का इस तरह बता सकता था? क्या पता मेरे भगवान ने उनकी उम्र लंबी लिखी हो। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। जैसे तैसे करके किसी दोस्त से पैसे मांगकर मैंने मम्मी की दवाइयाँ ली थीं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गई थीं और मुझे अपने दोस्त का कर्ज वापस करना था। इसीलिए मैंने शहर जाने का फ़ैसला किया था, जिस पर मम्मी खुश नहीं थीं, मगर मेरे बहुत समझाने पर आखिरी बार वो मान गई थी, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि जैसे ही कर्ज वापस हो जाएगा मैं वापस अपने गांव आ जाऊंगा। और मैंने उस वक्त मम्मी को हाँ कर दी थी, मगर ये तो वक्त ही बताता कि मैं वापस आता कि नहीं, वहीं रह जाता। मगर इस वक्त उनकी बात मानना ही अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसा ही किया था और शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, जिसका पता उसने मुझे कुछ साल पहले ही दिया था। वो पता मेरे पास अभी तक महफूज था और मैंने सोच लिया था कि मुझे उसके पास जाना है। मम्मी ने बहुत रोका था, मगर मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। अब यहाँ से निकलकर कुछ तो करना ही था। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला था। यहीं बैठे रहते हैं तो वो चौधरी ऐसे ही कम पैसों में हमारा इस्तेमाल करता रहता और हम इस्तेमाल होते रहते। गांव में ही हमारे रिश्तेदार थे, जिनसे मैंने अपनी गैर मौजूदगी में मम्मी का ख्याल रखने को कहा था और अपना सामान बांधकर शाम को ही शहर के लिए निकल गया था। आज से पहले मैं कभी भी बड़ा शहर नहीं गया था। बचपन में एक बार पापा के साथ गया था, उसके बाद कभी नहीं गया था। हाँ, मगर गांव के पास एक छोटा सा शहर था। सामान लाने के लिए वहाँ आना जाना लगा रहता था। मुझे घर से निकले एक दिन गुजर गया था और अगली सुबह मैं एक बड़े शहर में मौजूद था। अपने दोस्त का पता मैं साथ लेकर आया था और मुझे घर तलाश करने में पूरा दिन लगा था और शाम को जाकर मुझे उस पते पर मौजूद घर मिला था। मगर क्या पता था मेरा दोस्त अभी भी उसी जगह पर रहता हो। अगर वो यहीं हुआ तो सारे दिन का गंवाना भूल जाना था, लेकिन अगर वो ना मिला तो बहुत मायूस होना पड़ता। खैर, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वही बाहर आया और मुझे देखकर हैरान भी हुआ था। उसने मुझे बहुत बार कहा था कि उसके पास शहर में आकर काम करूं, मगर मैं हमेशा मम्मी की वजह से मना कर देता था। वो भी हमारे गांव का रहने वाला था, जो कुछ साल पहले काम करने शहर आ गया था। मुझे अपने साथ अंदर ले गया और हाल चाल की बात की, खाना वगैरह खिलाया। घर में वो अकेला नहीं था, उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इसीलिए मुझे अंदाज़ा था कि मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह देखनी होगी। उसके घर में 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता था और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द काम की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने उनसे बात साफ की थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके किसी काम पर लगवा दो। कुछ सोचकर उसने मुझसे कहा था कि इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी आराम करो। वो मुझे एक कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया था और मैं भी सफ़र से थका था, इसलिए लेट गया। तभी मुझे मम्मी का ख्याल आया। पता नहीं वो कैसी होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, क्या कर रही होंगी मेरे बगैर। मैंने जब से होश संभाला था मम्मी के साथ ही वक्त गुजारा था, कभी उनसे दूर गया ही नहीं था। फिर पापा के जाने के बाद तो मेरा सब कुछ मम्मी में ही था और उनका मुझ में। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। कभी सोचा नहीं था कि मम्मी से इस तरह दूर भी रहना पड़ेगा। सोचा कल घर से बाहर जाकर कहीं से फ़ोन करके उनका हाल पूछ लूँगा। मेरे पास अपना फ़ोन तो था नहीं, कभी अपना फ़ोन हुआ ही नहीं था, ना कभी ज़रूरत पड़ी थी और ना कभी इतने पैसे हुए थे कि ले सकूं। इसलिए आज बहुत उसका अफसोस हो रहा था। शाम से कब रात हुई पता ही नहीं चला था
और अब सोने की तैयारी करने लगा था, क्योंकि सुबह मुझे अपने दोस्त से मिलकर कोई काम तलाश करना था, इसीलिए अभी सोना ज़रूरी था। ऊपर से जितना मैं थका हुआ था, मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। सुबह अपने दोस्त के बुलाने पर आँख खुली और सबसे पहले उठकर नाश्ता किया और उसके बाद मैंने उसे अपने काम की बात की थी। जब उसने मुझे कहा कि तैयार होकर मेरे साथ चलो, एक जगह काम की बात की थी, उसी जगह आज जाना था। अगर वहाँ काम बन गया तो बहुत ही अच्छी बात थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और तैयारी करके उसके साथ चलने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में तैयारी करके मैं उसके साथ चल पड़ा था। सबसे पहले तो मुझे घर पर मम्मी को फ़ोन करना था और एक जगह देखकर मैंने मम्मी को फ़ोन किया था और उनका हाल चाल पूछकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अपना हाल भी उनको बता दिया था और फ़ोन बंद करके मुझे अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ना था। वो मुझे अपने साथ एक बंगले में ले आया था। इतना खूबसूरत बंगला आज से पहले कभी नहीं देखा था। हम दोनों चौकीदार से बात करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। हम दोनों ही बाहर बनी एक जगह पर बैठकर किसी का इंतज़ार करने लगे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि यह घर एक औरत का है। वो अकेली इस बड़े से घर में रहती है, बाकी सारे काम करने वाले थे। लोगों से सुना था कि उसका पति कुछ साल पहले ही मर चुका था और अब वो अकेली इस घर में रहती थी। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी घर के अंदर से बाहर आई और हमें अपने साथ अंदर चलने को कहा। हम लोग उसके पीछे पीछे घर के अंदर गए। वो घर जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। वो नौकरानी हमें एक बड़े से हॉल के बाहर ले आई थी और अंदर जाने को कहा था। अंदर पैर रखते ही मेरी नज़र सामने बैठी एक औरत पर गई थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी उसे देखता ही रह जाता और उस वक्त यही हाल मेरा भी हुआ था। मैं भी उसे देखकर देखता ही रह गया था। जब उस मालकिन ने हमें अपने सामने देखकर पूछा कि हम दोनों में से यहाँ काम कौन करेगा, इसके जवाब में मेरे दोस्त ने फ़ौरन से मेरा नाम ले लिया था और जबकि उसने कहा था कि इसे खुद बात करने दो, क्या ये बोल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोला कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि फिर इनकी हर सवाल का जवाब मैं खुद दूँ। इस बात पर मेरा दोस्त खामोश हो गया और अब वो मुझसे कुछ और सवाल करने लगी थी। उसने पूछा कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि कोई भी काम वो मुझसे करवा ले, मैं कर लूँगा। तब उसने कहा कि उसे अपने घर में माली की ज़रूरत है। उसका अपना मालिक कुछ दिन पहले ही मर गया था, इसलिए उसे नए माली की ज़रूरत है। काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। रहने के लिए भी जगह मिल रही थी। मैंने कुछ भी सोचे बगैर उस काम के लिए हाँ कर दी थी और अब उसने जाने को कहा था। उसका कहना था कि कल उसके जागने से पहले मैं उसे काम पर नज़र आऊं। अब हम दोनों ही उस घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे। मेरे दोस्त का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मुझे मिल गया था और उसका कहना था कि मैं आज ही अपना सारा सामान यहाँ ले आऊँ तो मुझे फिर मुश्किल नहीं होगी। उसकी बात भी सही थी और मैंने ऐसा ही किया था। अपना सारा सामान अपने दोस्त के घर से उठाकर बंगले में ले आया था और वहाँ के एक नौकर ने मुझे एक कमरा दिखा दिया था जहाँ मुझे रहना था। कमरा भी अच्छा था। मैंने अपना सारा सामान वहाँ सेट कर लिया और अब मुझे कल से अपने काम पर जाना था। मैं खुश था और पूरा सुकून भी था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे जल्दी काम मिल गया था और रहने का मसला भी हल हो गया था, वरना तो कब तक अपने दोस्त के घर पर पड़ा रहता। उसकी भी अपनी फैमिली थी, वो भी आखिर को कब तक मुझे अपने घर में रख सकता था और ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से कहीं रह सकता। ऐसे में ये काम मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। रात गुजारकर सुबह मालकिन के कहने के मुताबिक उनके जागने से पहले
मैंने अपना काम संभाल लिया था। घर काफ़ी बड़ा था और फूल पौधे भी काफ़ी ज़्यादा थे, मगर उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि माली नहीं था और अब वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे इन सबको फिर से हरा भरा और खूबसूरत बनाना था। मुझे दिल लगाकर यहाँ काम करना था ताकि मालकिन मेरे काम से खुश होकर मुझे पक्का पक्का काम पर रख ले, और मैंने ऐसा ही किया था। सुबह होते ही अपने काम पर लग गया था। मालकिन जो काफ़ी देर बाद घर के अंदर से बाहर आई थी और मुझे काम करता देख चुकी थी। सब नौकर अपने अपने काम में लगे थे। वो सबको एक नज़र देखकर मेरे पास आई थी और बोली थी कि अच्छा किया जो मेरे आने से पहले आ गए। उसका कहना था कि उसे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो वक्त पर अपना काम करते हैं और उसकी बातों को सुनते और मानते हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चली गई थी और मैं दोबारा से अपने काम पर लग गया था। मुझे यहाँ काम करते 2 दिन गुजर गए थे और इन 2 दिनों में मैंने एक चीज़ पर गौर किया था कि यहाँ काम करने वाले नौकर किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। आपस में भी कोई बात नहीं करता था। मैं अगर किसी से बात करता तो बहुत कम जवाब मिलता था, वरना कोई जवाब ना देता था। और इस बात पर मुझे हैरत थी। सब नौकर जो यहाँ काम करते थे यहीं घर के एक साइड पर बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। कोई भी नौकर बाहर से नहीं आता था और ना ही बाहर जाया करता था। सब इधर ही रहते थे। मालकिन भी घर से बाहर कहीं नहीं गई थी, वो भी घर के अंदर ही रहती थी। बस सुबह एक बार बाहर का चक्कर लगाती और सब नौकर को काम करता देखकर वापस चली जाती थी, और फिर शाम को कभी कभार आ जाया करती थी। किसी नौकर से वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने को था, और इस 1 हफ्ते में ना तो कोई इस घर में बाहर से आया था और ना ही घर का कोई इंसान या नौकर बाहर गया था। मालकिन बहुत खूबसूरत थी और ना चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आती तो मैं उसे देखने लगता था, और अक्सर उसे छुप छुप कर देखने की भी मेरी आदत सी बनती जा रही थी। वो जब भी शाम को बाहर आकर बैठती तो मैं पौधों से छुप छुप कर उसे देखता रहता था। मुझे लगता था कि इस तरह उसे देखने से पता नहीं चलेगा, मगर शायद मैं गलत था। उसे तो शायद मेरी हर हरकत का पता चल गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियां औरतों को देखने की आदत थी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी कि मैं इस तरह छुप छुप कर किसी को देखता। आज से पहले मैंने कभी किसी औरत को इस तरह से नहीं देखा था, मगर पता नहीं मालकिन में ऐसी क्या बात थी। वो जब भी मुझे नज़र आती तो उसे देखकर नज़रें वापस पलटना भूल जाया करती थीं, और मैं हमेशा छुप छुप कर उसे देखता रहता था और इसी सोच में था कि किसी को भी इस बात का पता नहीं होगा। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और मुझे दिन ब दिन मालकिन और अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह मैं छुपकर मालकिन को देख रहा था, और फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे लगा कोई काम होगा, तभी वो इस तरफ आ रही है। मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज़ मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। उनके इस सवाल पर मुझे हैरत हुई और डर भी लगा था कि कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दें। मुझे अपने आप पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी मुझे ये हरकत करने की। क्या सोचेंगी वो, अब पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगी। मैंने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया था। जब उसने दोबारा से पूछा कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो, तो और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सच बोलना ही बेहतर समझा और बिना सोचे समझे कह दिया था कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं छुप छुप कर आपको देखता हूँ। यह कहकर मैं खामोश हो गया था और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगा था। जब वो बोली तो मुझे हैरत का सख्त झटका लगा था। उनकी बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया था जब उन्होंने कहा कि अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे लगा
वो मुझसे कोई मजाक कर रही हैं। मगर बाद में जब दोबारा उसने यही बात की तो मैंने कुछ भी सोचे बगैर हाँ कर दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। वो जब कहेंगी मैं उनसे शादी कर लूँगा। और मेरी बात पर वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर वापस अंदर की तरफ चल पड़ी थी। और मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने इस बार फिर मम्मी से पूछने की हिम्मत ना की थी। सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सोचा जब शादी हो जाएगी तो मम्मी को बता दूँगा, वो कुछ नहीं कहेंगी, मान जाएंगी। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था और अब मैं पूरे सुकून में था। सारी रात तो मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई थी। अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब कुछ एक सपना ही तो लग रहा था। कहाँ मैं एक गरीब सा लड़का था और कहाँ वो इतनी संपत्ति की मालिक और एक खूबसूरत औरत। उसे तो कोई भी शादी कर लेता, तो फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रही थी। इस बात को मुझे सोचना चाहिए था, मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था। अगले दिन मालकिन जब दोबारा बाहर आई तो मेरे पास आई थी और मुझे शादी को कहा था। मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ, जिसके जवाब में मैंने हाँ कर दी थी और वह मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी थी। मुझे खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी, मगर उस वक्त मुझे हैरत हुई थी जब वो मुझे अपने शादी करने की जगह के बजाय घर के अंदर एक बड़े से कैद खाने में ले आई थी और 2 कदम अंदर बढ़ाने पर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान लड़के मौजूद थे। कैद खाने में हल्की रोशनी थी, ज़्यादा अंधेरा ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह सब के सब जिंदा हैं या मुर्दा, और वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी, तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। जिसके जवाब में वो खामोश रही थी और मुझे इंतज़ार करने का कहकर वापस पलट गई थी, जबकि मुझे वहीं छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर लगा क्या पता वो मेरा इम्तहान ले रही होंगी। शादी से पहले क्या पता वो मुझे आजमाना चाहती थी। यही सोचकर मैं खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया था और अपने साथ होने वाली अगली कार्रवाई का इंतज़ार करने लगा था। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे यहाँ बैठे एक रात गुजर गई थी और सुबह एक नौकर आकर मुझे खाना दे गई थी। वो जब जाने लगी थी तो मैंने उससे पूछा था कि मालकिन कहाँ है, जिसके जवाब में वो खामोश रही और कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहाँ से जा चुकी थी। मैं कल से भूखा था, इसलिए जल्दी से खाने की ट्रे को उठाकर खाना खाने बैठ गया था। जो भी था, अब खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता था और वैसे भी खाना ना खाने से कौन सा मसला हल हो जाना था। यही सोचकर खाना तो खा लिया और अब फिर से बैठ गया था। वहाँ मौजूद बाकी लड़के भी खामोशी से एक कोने में बैठे थे। वो सभी दूल्हे के कपड़े में थे, जैसे उनको उनकी शादी से उठाकर लाया गया हो। मुझे अब उनकी इस बात का कुछ समझ नहीं आई थी। अब तो मुझे सारे हालात से डर महसूस होने लगा था। दिल चाहता था जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाऊँ। मुझे कितने दिन यहाँ आए हुए गुजर गए थे कुछ पता नहीं था। बस सुबह शाम एक नौकर आकर खाना दे जाती और मैं खा लेता। मालकिन तो उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं आई थी। मैंने इस पूरे कैद खाने में देख लिया था, मगर कहीं पर भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब नौकर खाना देने आई तो साथ में मालकिन भी थी। उसे देखकर दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब मेरा इम्तहान ख़त्म हो गया हो और मुझे रिहाई मिल जाए। नौकर खाना रख कर चली गई थी जब मालकिन मेरे सामने आकर खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी थी, आज रात को उसका और मेरा विवाह है और यही बात बताने के लिए वो आई है। उसका कहना था कि शाम को मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे।
मैंने शुक्र का सांस लिया था, मगर एक सवाल जो कब से मेरे दिमाग में था वो मैंने पूछ ही लिया था कि उन्होंने मुझे इतने दिन यहाँ क्यों रखा था, और ये जो दूसरे लड़के थे ये कौन है, इन सब के पीछे क्या कहानी थी। मालकिन वापस जाने को पलटी थी, मगर मेरी बात सुनकर रुकी और मुझे देखने लगी थी। उसके बाद उसने कहा कि यह एक लंबी बात है और उसके पास इतना वक्त नहीं है, जिस पर मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे जानना है। अगर वो मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराई थी और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और कहा था कि चलो तुम्हें बता ही देती हूँ, क्या याद करोगे। इंसान की एक ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। ये कहकर वो मुझे बताने लगी कि आज से कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। इस घर के मालिक से वो, मालकिन और मालिक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मालकिन मालिक से बेहद प्यार करती थी, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्यार वो मालिक से ही करती थी। मालिक भी मालकिन से प्यार तो बहुत करते थे, मगर शादी से मना कर दिया था। वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मालकिन को उनकी बात समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मालकिन ने बताया कि उन्होंने मरने की धमकी देकर उनको शादी के लिए मना लिया था और वो मान गए थे। मालकिन ने बताया कि वो बहुत खुश थी इस शादी को लेकर, और होती भी क्यों ना, वो मालिक से इतना प्यार जो करती थी। उन्होंने बताया कि मालिक से उनकी शादी हो गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की पहली रात ही मालिक उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और बाद में मालकिन को पता चला कि मालिक को कोई जानलेवा बीमारी थी, इसलिए वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मगर मालकिन की जिद की वजह से उन्होंने ये शादी कर ली थी और जाते जाते अपनी सारी दौलत मालकिन के नाम कर गए थे, ताकि उनको आगे की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। मालकिन ने मुझे बताया कि वो इनसे बहुत प्यार करते थे और इस तरह इतनी आसानी से उनके बगैर कैसे रह सकती थी। मालकिन जुनून की हद तक मालिक से मोहब्बत करती थी। वो उनकी मोहब्बत में पागल सी हो गई थी। वो कैसे भी करके मालिक को वापस लाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने एक बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने एक बड़े बाबा से बात की थी और उसने जो उपाय बताया था एक बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। उस बाबा ने बताया था कि अपने मालिक को वापस ज़िंदा करने के लिए उसे 10 नौजवान लड़कों से पहले शादी करनी होगी और शादी की पहली रात ही उनको एक कैद खाने में बंद करना होगा। ऐसा करने से मालिक उसे वापस मिल जाएंगे। मालकिन ने बताया कि वह 9 लड़कों से शादी करके पहली रात ही यहाँ कैद कर चुकी है और अब उसकी बारी थी। मैं वो 10वां लड़का था। मुझसे शादी करके कैद करने के बाद वो अपने काम में कामयाब हो जाएगी और उसका मालिक उसे वापस मिल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। ये औरत किस किस्म की सोच रखती थी और क्या फालतू बातें कर रही थी। मुझे तो उसके दिमाग की हालत पर शक हुआ था। वो सच में जुनूनी औरत थी। अब मुझे समझ आया था कि वह लड़के जो दूल्हा के कपड़े में यहाँ मौजूद थे और अब मेरा भी यही अंजाम होने वाला था। मुझे अब सही मायने में डर महसूस हुआ था। मालकिन ने कहा कि उसने मुझे ये सब इसलिए बताया था कि वो आखिरी लड़का था। मुझसे पहले ये राज उसने किसी को नहीं बताया था और अब वो मेरे साथ भी यही करने वाली थी जो आज से पहले उसने बाकी सबके साथ किया था। मुझे अपने अंजाम से ज़्यादा उस पागल औरत के अंजाम की फ़िक्र थी। वो जो कुछ कर रही थी उसका पागलपन पर बहुत बुरा होने वाला था। तो मुझे सारी बात बताकर अभी तसल्ली और इत्मीनान से बैठी थी और अब उठकर जाने लगी थी और जाते जाते मुझे बोल गई थी कि आज शाम को मैं तैयार रहूं, वो मुझे लेने आएगी। उसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी और अब वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अभी भी उसके कई बातों पर हैरत हो रही थी कि कोई कैसे इस किस्म की सोच रख सकता है। आज के दौर में कौन ऐसा सोच सकता है। उसके जाने के बाद
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मौत तो जैसे सर पर खड़ी थी, उससे भागकर भी नहीं जा सकता था। इंतज़ार था उस वक्त का जब उस कैद खाने से मुझे बाहर निकाला जाता। उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता था। इंतज़ार करते करते आखिरकार शाम हो गई थी और वो वक्त आ गया था जब मुझे बाहर ले जाया जाता। एक नौकर आकर कैद खाने का दरवाज़ा खोलता है और मुझे बाहर आने को कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकला और आज जाने कितने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। बाहर आने के बाद उस नौकर ने मुझे अपने पीछे आने को कहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था। उसने एक कमरे के बाहर आकर मुझे अंदर जाने को कहा और ख़ुद वापस चली गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, जहाँ मुझे मालकिन सामने ही सोफे पर बैठी नज़र आई थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई थी और बेड पर पड़ा एक सूट मेरी तरफ बढ़ाया था। वो सूट शादी की शेरवानी थी। उसने मुझे कहा कि इसे पहनकर तैयार हो जाऊं। कुछ ही देर बाद उनका विवाह था। वो मुस्कुराती हुई मुझे वो सूट देती है और कमरे से बाहर निकल गई थी। जब भी मैंने इधर उधर देखा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का, कोई खिड़की, कुछ तो होगा, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। अब मेरे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो सूट उठाया और लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद मैं बाहर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा था। आज अगर मेरी असली शादी होती तो मुझे इन कपड़ों में देखकर मम्मी कितनी खुश होती। उनका कितना अरमान था मुझे ऐसे देखने का, मगर अब शायद वो मुझे कभी ना देख सकती। मैंने बेदिली से वो सारी तैयारी की थी। कौन अपनी मौत पर खुशी खुशी तैयार होता है? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और मुझे अपने सामने एक सजी संवरी दुल्हन दिखाई दी थी। वो मालकिन ही थी। वो खुद भी तैयार होकर आ गई थी और अब मुझे अपने साथ बाहर चलने को कहा था, जहाँ विवाह के लिए पंडित जी इंतज़ार कर रहे थे। अब हम दोनों नीचे बने हॉल में मौजूद थे। वहाँ मेरे मालकिन का, पंडित जी, एक दो और नौकर के अलावा कोई नहीं था। सारा हॉल खाली था। विवाह शुरू हो चुका था और इससे पहले कि यह सब होता, किसी ने आकर सब कुछ रोक दिया था। आने वाले को देखकर यहाँ मालकिन का रंग उड़ा था। भाई मेरे चेहरे पर खुशियाँ आ रही थीं, क्योंकि वहाँ आने वाला और कोई नहीं, मेरा दोस्त था जो अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस को उसने सब कुछ बताया था कि किस तरह मालकिन नौजवान लड़कों से शादी करके उनको कैद कर देती थी। पुलिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों को ही पकड़ लिया था और मेरे बताने के मुताबिक कैद खाने की भी तलाशी ली गई थी, जिससे सब लड़के उनको मिल गए थे और मेरी जान बच गई थी। जाते जाते मालकिन ने मुझसे पूछा था कि ये लोग कैसे यहाँ आए, इनको किसने बताया था? सब अगर तुमने बताया तो कैसे बताया था? तुम तो इस घर से बाहर गए ही नहीं थे। उसकी बात भी ठीक थी। मैं तो इस घर से बाहर गया ही नहीं था और ना ही कोई मुझसे मिलने यहाँ आया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ था? जिस पर मैंने बताया कि जब मैं पहले दिन यहाँ काम पर आया था, उसी वक्त रास्ते में जब मैंने मम्मी से बात की थी, उसी वक्त मेरे दोस्त को पता चला था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके पास 2 फ़ोन थे, जिसमें से एक उसने मुझे दे दिया था और वही फ़ोन उस वक्त भी मेरे पास था जिस वक्त मालकिन ने मुझे इस कैद खाने में बंद कर दिया था। उस वक्त मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त कोई भी आता तो कोई फ़ायदा नहीं था। हम लोग तो कैद खाने में थे, पूरा घर तो खाली था। मालकिन ये कह देती यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसीलिए उस वक्त मैं खामोश ही रहा था और सही वक्त का इंतज़ार करने लगा था। और जब मालकिन ने मुझे वहाँ से बाहर निकालकर शादी को कहा, तो मुझे लगा यही सही वक्त था जब मालकिन की असलियत सबके सामने लाई जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके यहाँ आने को कहा और अपने साथ पुलिस भी लाने को कहा था
और उसने ऐसा ही किया था जिससे वो पकड़ी गई थी। उसने मासूम लोगों की जान ली थी, जिसके जुर्म में उसे सज़ा भी हो गई थी और यह भी पता चला कि वो एक नॉर्मल औरत नहीं थी। अपनी मोहब्बत को पाने के जुनून में मरीज बन गई थी। उसकी सज़ा के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था और मुझे उसको पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था, जिस पैसे से मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा काम शुरू कर दिया था और गांव जाकर माँ को भी अपने साथ ले आया था। अब मम्मी का भी एक अच्छे से अस्पताल से इलाज हो रहा था और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। काम अपना था, किसी की नौकरी भी अब नहीं करनी पड़ती थी और पैसे भी अच्छे कमा लेता था। कहते हैं कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह नुकसान उठाता है। किसी अपने का खो जाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, मगर उस पर सब्र करना सीखें और याद रखेंगे हमारा दिन हमें क्या सिखाता है कि जो लोग हमसे जुदा होते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। और एक हिंदू का यही धर्म है, अपना धर्म मजबूत रखें, किसी भी ऐसी वैसी बात पर उसे कमज़ोर मत पड़ने दें। मोहब्बत करें, दूसरों में मोहब्बतें बाँटें, मगर अपनी हद को कभी पार ना करें। धन्यवाद।